हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो 2022 का जो एसए पेपर आया है इन हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन। उस पेपर को मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं अलोंग विथ कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड जो कि 2022 के पेपर के अंदर देखा गया है। 2022 के पेपर का कंपैरिजन मैं आपको करवा के दूंगा विद प्रीवियस पेपर्स जो कि पहले आ चुके हैं दोस्तों, राइट। और आपको एक ओवरऑल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा रिगार्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्कोरिंग पेपर ऑफ एसए इन द एचपीएएस एग्जामिनेशन दोस्तों, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ 2022 पेपर करेंगे। की टेकअवेज क्या है इस 2022 के पेपर से, राइट। वही प्रकार के की टेकअवेज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे 2016, 2017, 18, 19, 20 के अंदर जो पेपर आए थे तो किस प्रकार से कंटिन्यूटी बनी हुई है, किस प्रकार से ट्रेंड कंटिन्यू होने लग रहा है, राइट। तो आपको एक बार समझ में वापस से आएगा दोस्तों, राइट, कि हमारा जो पेपर का ट्रेंड है, जो हमारे टॉपिक्स का ट्रेंड है, जो डिफिकल्टी लेवल का ट्रेंड है, जो एंगल्स जिसके अंदर से टॉपिक बन के आने लग रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है आपको उसके अंदर मैं आपको सिमिलैरिटीज और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक ऑब्जर्वेशंस दिखाऊंगा। और उसके बाद लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिविल स्टैफ हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एक एज था इस 2022 के पेपर के अंदर। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा दोस्तों कि जो 8 टॉपिक पूछे गए हैं उसमें से 4 टॉपिक कैसे हमने तैयार करवाए थे स्टूडेंट्स के, राइट, जो कि सीधा सीधा उनको एग्जाम के अंदर काम आए होंगे दोस्तों, राइट। सो इसी प्रकार से हम इस डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं पूरा पेपर आपके सामने रख देता हूं जो 2022 के अंदर पूछा गया था। आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। सेक्शन ए के अंदर 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसके अंदर से आपको एक टॉपिक चुन के अटेम्प्ट करना रहता है। तो जो सेक्शन ए के 4 टॉपिक्स है वो आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, राइट। पहला टॉपिक था रिगार्डिंग विमेन एम्पावरमेंट। तो जो पूरा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी इन इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। दूसरा टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। इट वाज रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम, एनपीए का प्रॉब्लम, राइट। तो टॉपिक था कि एनपीए अ थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीसरा टॉपिक एनवायरनमेंट के डोमेन से था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। चौथा टॉपिक अगेन केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, right, from economics, right. So increasing agrarian distress in India, causes and remedies। तो इन 4 में से आपको एक चुनना था। सेक्शन बी के अंदर भी आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं। पहला टॉपिक था इंक्रीजिंग मेंटल स्ट्रेस अमंग यूथ इन 21st सेंचुरी, रीजंस एंड सॉल्यूशन। सेकेंड टॉपिक था स्पोर्ट्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। थर्ड, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एनहांसिंग कंट्रीज ओवरऑल इमेज वर्ल्ड वाइड। फोर्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग बून और बेन फॉर बायोडाइवर्सिटी। 4 टॉपिक आपके सामने यहां पर आ गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग डायमेंशन से टॉपिक है, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सोसाइटी के एंगल से टॉपिक यहां पर से एक पूछा गया है, राइट। इसको भी यूथ वाले टॉपिक को भी हम सोसाइटी के एंगल से देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ये भी कहना चाहूंगा कि यूथ से रिलेटेड टॉपिक आते तो यूथ हमारा अलग ही एक सब डायमेंशन है जिसको कंटिन्यू करवाया गया है। स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसके अंदर से क्वेश्चंस पहले भी आए थे, तो आपको वापस से इसके अंदर एक कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, राइट। जो अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज करी होगी हिमाचल की तो आपने उसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक टॉपिक देखा रहेगा जो कि मैंने जानबूझ के करवाया था ताकि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा के रखी जाए रिगार्डिंग इस प्रकार के टॉपिक को हैंडल करने की, राइट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला जो टॉपिक है वो कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को भी कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक माना जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के टॉपिक को इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का टॉपिक माना जा सकता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग या बून है या बेन है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसे भी जो है एक प्रकार से इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का या फिर इकोनॉमिक्स दोनों का या दोनों के बीच का टॉपिक एक प्रकार से माना जा सकता है। उनके बारे दोनों की चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है उस टॉपिक के अंदर। और इंडियन डायस्पोरा वाले टॉपिक को हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, राइट। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज डिवीजन दोस्तों, जिसके ऊपर मैं आगे भी आपके साथ और चर्चा करने वाला हूं। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ चेकिंग हंड्रेड्स ऑफ एसेज जो कि आप लोग ने लिखे हैं, तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक को उठाएगा, राइट। रीजन बीइंग क्योंकि ये उसने प्रैक्टिस कर रखा होगा, उसने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ रखा होगा, उसके लिए बहुत आसान होगा इसको अटेम्प्ट करना। सबसे पहले शायद वो सेक्शन ए के अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट आपका वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक उठा लेगा दोस्तों, मेजॉरिटी स्टूडेंट वुमेन एम्पावरमेंट उठा लेगा। और अगर सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, राइट,
तो बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक उठा लेगा, राइट। बिकॉज बाकी तीनों टॉपिक्स जो है वो रिलेटिवली स्पीकिंग डिफिकल्टी स्केल के ऊपर थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर है, राइट। ऑफ कोर्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन, केस टू केस वेरी करता है कि आप कौन सा टॉपिक उठाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों कि यही टॉपिक उठेगा, लेकिन जितने पेपर मैंने चेक करे हैं, जितना ट्रेंड एनालिसिस मैंने देखा है, जितना मेरे को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस में मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर से पहला टॉपिक सारा बच्चा उठाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर से लास्ट टॉपिक सारा बच्चा उठाने की कोशिश करेगा जिसने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है। ये टॉपिक्स को अगर आप उठाकर एक एवरेज से ऐसे लिखकर आ जाते तो फिर आपको दिक्कत ही होगी दोस्तों, क्योंकि सारे लोग जब यही टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं या बहुत सारे लोग जब ये टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो, राइट। तो फिर उसके अंदर डिफरेंशिएशन ये आता है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, जीएस की आपने कितनी तैयारी कर रखी है, राइट। अब सपोज कर लीजिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स से अच्छे स्टूडेंट है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, आपने आपको कॉन्फिडेंस है एक्सेट्रा, तो आप सेकंड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक उठा सकते हैं। फोर्थ टॉपिक भी आसान टॉपिक है, सेकंड टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर जो आपके दो टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले और यहाँ पर जो आपका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, इसको सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर बच्चा रखेगा, राइट। बहुत कम बच्चा इसको उठाएगा, लेकिन सेकंड थर्ड टॉपिक को भी उठाया जा सकता है, राइट। और फोर्थ टॉपिक को भी उठाया जा सकता है दोस्तों, राइट। तो ये एक प्रकार से ऐसा माना जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 2, 3 और 4 है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं डिफिकल्टी के अंदर। नोन टॉपिक्स है, नोन एरियाज के अंदर से आए हैं, नोन जीएस के एरियाज के अंदर से आए हैं। एग्रीकल्चर भी बस स्टूडेंट ने पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ा है, राइट। तो वो उसको उठा लेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो फिर भी एक बहुत ही माइक्रो प्रकार का टॉपिक है, तो इनफैक्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर बहुत कम बच्चा लिखेगा, राइट। तो अगर आपको अलग खड़े रहना है तो आप शायद नॉन परफॉर्मिंग एसेट को उठा के लिख दीजिए, अच्छा लिख दीजिए, राइट। तो आप अलग खड़े हो जाएंगे। आपको इजी काम करना है तो आप पहला वाला कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी इन एमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो इजी काम हो जाएगा दोस्तों, राइट। दोनों ही नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बहुत ज्यादा इजी, दोनों ही काम के बीच में से हटना है दोस्तों, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट कंजर्वेशन थोड़ा सा ढंग से विद एग्जांपल्स अगर आप लिख सकते तो आप इसको उठाइए, राइट। और अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज गैदर करी हुई है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, इसको आप यूज करना चाहते तो आप इसको उठा लीजिए, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन किस प्रकार से मेजॉरिटी स्टूडेंट सोचने की कोशिश करेंगे, जिनसे मैंने बातचीत करी, जिनसे मैंने देखा है, उसके बेसिस में आपको ये बता रहा हूँ। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर लिखना बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट ये डिफिकल्टी फेस करेगा कि अगर उसने ये वाला ऐसे लिख दिया है तो फिर वापस से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करने के अंदर उसको बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपने यहाँ पर अग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात करी, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रिपीटेटिवनेस आ जाएगी। शायद ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर दूसरे ऐसे के अंदर ज्यादा अच्छे नंबर ना दे, जो अगर आपने उसका पहला ऐसे उसने आपका पहला ऐसे भी मतलब फार्मिंग से रिलेटेड ही पढ़ा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से मत होने दीजिएगा, राइट। लेकिन अगर हो जाए तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा सोचने वाली भी बात नहीं है, राइट। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं लिखना चाहता, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है, थोड़ा सा क्रिकेट फुटबॉल ओलंपिक्स एक्सेट्रा को जानता है, राइट। तो फिर वो ये वाला टॉपिक उठाएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे एंगल्स को डायमेंशंस को कवर करना पड़ेगा, राइट। जो पहला टॉपिक है यूथ से रिलेटेड, वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी और ये स्ट्रॉन्ग एरिया है नहीं हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है हमारा ये स्ट्रॉन्ग एरिया। हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है इन सब चीजों के बारे में कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेसेस अपॉन यूथ एक्सेट्रा, उसको कैसे टैकल करा जाए एक्सेट्रा, हम नहीं पढ़ते हैं। मतलब मैंने तो उतना स्टूडेंट्स को इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते हुए लिखते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर उठाकर अच्छा लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये वाला टॉपिक भी काफी चैलेंजिंग टॉपिक हो जाता है, इसके अंदर काफी सारे स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल्स और केस स्टडीज के माध्यम से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एनहांसिंग लेट अस से कंट्रीज इमेज, ओवरऑल इमेज वर्ल्ड वाइड दोस्तों। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्शन बी के अंदर दोस्तों, सेक्शन बी के अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट पहला फोर्थ टॉपिक को अटैक करेगा, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक को अटैक करेगा, फिर उसके बाद वो फर्स्ट और थर्ड टॉपिक में से कोई भी टॉपिक को उठा लेगा, राइट। आपको आसान काम करना है, आप फोर्थ टॉपिक के ऊपर करके स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट पहले टॉपिक के ऊपर अटैक करेगा, राइट। उसके बाद मेरा मानना ये है कि एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है उसको रखा जा सकता है। उसके बाद मेरा मानना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है उसके बाद जो है
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के टॉपिक के ऊपर अटैक करा जाएगा दोस्तों, राइट। सजेशन मेरा आपको ये है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी वाइड होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए उसके अंदर कि आप जो थोड़े से मीडियम वाले टॉपिक है जिसको स्टूडेंट जनरली नहीं उठाएगा, उस टॉपिक को लेकर अगर आप अच्छा लिख सको, सो दैट वुड बी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। या फिर जो आसान टॉपिक है उसी के अंदर आप इतना अच्छा लिखो कि आप थोड़े से अलग खड़े रहो, थोड़े से आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सके, ये प्रकार से आपको सोचना चाहिए दोस्तों, राइट। तो ये तो हो गया हमारा एक लेवल ऑफ एनालिसिस, राइट। टॉपिक वाइज बातचीत करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी इन एमेंसिपेशन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अगर आप टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं तो क्या क्या सबसेक्शंस आपके ऐसे के अंदर आपको डालने चाहिए, वो सारे सबसेक्शंस मैं आपके सामने लेकर बैठ गया हूं दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले तो आप इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है वो दे दीजिए, डायमेंशंस क्या है वो बताइए दोस्तों, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको उस प्रॉब्लम का डेफिनेशन नहीं मालूम है, मीनिंग ही नहीं मालूम है, राइट, तो फिर कहीं ना कहीं वो कमजोरी दिखाई देती है दोस्तों, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके ऐसे के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट के ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ लिखने का प्रयास करना चाहिए, एक ही पैराग्राफ लिखने का प्रयास करना चाहिए कि इमेंसिपेशन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रू सेंस क्या है दोस्तों, राइट। फिर हमारे कंट्री के अंदर व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ विमेन्स राइट, राइट। सो हिस्ट्री क्या है, चैलेंजेस क्या है विमेन के सामने रिगार्डिंग इमेंसिपेशन, तो इसके अंदर आप हमारे फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स के बारे में, अपने स्टेट स्पेसिफिक फैक्टर्स बता सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस, क्यों विमेन एम्पैंसिपेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे को देखने को मिलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, बहुत ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद इमीडिएटली फिर उसी को हमारे को एक्सप्लोर भी करना है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री लगा दी उसकी, और फिर आपने एक्सप्लोरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कि व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स, राइट। सो कल्चरल बैरियर्स, इकोनॉमिक बैरियर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और भी अगर कोई फैक्टर्स अगर आप इलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों रोल ऑफ सोसाइटी इन इमेंसिपेशन एम्पावरमेंट दोस्तों, राइट। तो सोसाइटी क्या कर सकती है, तो एजुकेशन के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, एक्सेस टू रिसोर्सेज के माध्यम से। फिर आती है बात कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट भी आती है आपकी, तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, लेजिस्लेशन बनाकर देती है, पॉलिसीज बनाकर देती है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम स्टार्ट करवा कर देती है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, राइट, जुडिशरी क्या कहती है, तो ये प्रकार की बातें आप यहां पर कवर करवा सकते हैं दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन क्या है दोस्तों, मेन की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन के एम्पावरमेंट इमेंसिपेशन के अंदर अगर मेन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेन कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो फिर जो इमेंसिपेशन है वो हमेशा अधूरा रहेगा, वो हमेशा एक अपहिल टास्क रहेगा, राइट। सो दे कैन एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट, कुछ केस स्टडीज अगर आप दे सकते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म करने के अंदर मेन का क्या रोल है, राइट, मेन का क्या रोल है ओवरऑल इमेंसिपेशन, फादर्स का क्या रोल है, हस्बैंड्स का क्या रोल है, पार्टनर्स का क्या रोल है, राइट, सन्स का क्या रोल है, सन इन लॉस का क्या रोल है, ब्रदर्स का क्या रोल है, राइट, फ्रेंड्स का क्या रोल है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की यहाँ पर जरूरत है। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या प्रकार के लिए गए हैं, यूएन वुमेन के बारे में बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करने लग रहा है, ग्लोबल अग्रीमेंट्स क्या कहने लग रहे हैं, वेरियस इंडाइसिस क्या आने लग रहे हैं, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है, और फिर वहां पर आपको कुछ कंक्लूजन प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, पॉजिटिव प्रकार का कंक्लूजन प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, राइट, कि आपको बोलना है कि सबको एक्शन लेने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, तब जाके इमेंसिपेशन एम्पावरमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा अचीव हो पाएगा। कोई भी ऐसे जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर आपके पास रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, रेलेवेंट रिपोर्ट्स होनी चाहिए, रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए, रेलेवेंट केस स्टडीज होनी चाहिए। हर टॉपिक के लिए मैं ये बोलूंगा कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, तो आप इसलिए एक बार में ही समझ जाइए कि हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आपके पास होनी चाहिए, रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद उसके प्रोग्राम से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ केस स्टडीज होनी चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए, सारे सारे ये वैल्यू एडेड पॉइंटर्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड और आगे सारे टॉपिक से रिलेटेड, तब जाके मजा आएगा। अगला टॉपिक अगर आप टैकल कर रहे हैं तो वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, तो उस टॉपिक को भी टैकल करने के लिए आपको ये सबसेक्शंस बनाने चाहिए जो कि आप सामने रखे हैं। सबसे पहले तो आप डिफाइन करिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, बताइए कि मतलब क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, बताइए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली क्रिएट क्यों होता है, एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट करके बताइए। आपको इंट्रोडक्शन के अंदर हर जगह डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्टोरी भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप
जो है किसी आरबीआई की रिपोर्ट के थ्रू भी कुछ बता सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपके साथ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन क्या है वो नहीं डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या पक्का होने चाहिए, राइट। आपने नहीं भी लिखा बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, लेकिन आपने अच्छा डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर दिया, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, तो भी ठीक है दोस्तों। फिर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए। एक बार आपने बता दिया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है और बेसिकली कैसे वो प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसके कॉजेज हमारे को डिस्कस करना जरूरी है कि क्या इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, जीडीपी की ग्रोथ रेट गायब हो गई, इकोनॉमी की साइकिल नीचे चली गई, डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, स्लो डाउन आ गया, क्यों क्यों नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हुआ, क्या बैंक की गलती है, उसने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट बराबर से नहीं करा, किसी को ऐसे को पैसा नहीं देना चाहिए था जिसको दे दिया, क्या गलती है, ये सारी चीजों के बारे में हमारे को थोड़ी बातचीत करनी है। क्या फ्रॉड कर दिया किसी ने कांड कर दिया, पैसा लेकर भग गया, क्या हो गया। तो कॉजेज ऑफ वेरियस एनपीए क्या है वो हमारे को आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत सारा कॉजेज भी आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे तो 4-5 को भी अगर आपने ढंग से आइडेंटिफाई कर लिया तो भी चलेगा दोस्तों। इंपैक्ट क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ऑन द बैंकिंग सेक्टर, उसके बारे में हमारे को बात करनी है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी, बैंक का रिस्क ऑफ बैंक फेलियर, राइट, बैंक के मैनेजर्स की लेंडिंग एबिलिटी, बैंक के मैनेजर्स का एंथुजियाज्म, राइट, ये सारी चीजों के ऊपर क्या एक प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है उसको डिस्कस करना चाहिए। फिर इंपैक्ट ऑफ एनपीए इकोनॉमी के ऊपर क्या है कि इकोनॉमी के अंदर लेंडिंग कम हो जाती है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है क्या, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है क्या, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है क्या, क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में दिक्कत आती है, नए प्रोजेक्ट्स बनने में दिक्कत आती है, क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में हमारे को बातचीत करनी चाहिए। मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं तो टैकल एनपीए का प्रॉब्लम उसको हमारे को डिस्कस करवाना है, रेगुलेटरी ओवरसाइट, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, डेप्ट रिकवरी मैकेनिज्म, सारी चीजों को डिस्कस करना चाहिए। रोल क्या है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या प्रकार की पॉलिसीज करे, तो यहां पर आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करी गई पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स एनपीएस को टैकल करने के लिए, जो आपका एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल है, पैड बैंक जो बनवाया है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बात करनी चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि बैंक्स की क्या जिम्मेदारी है दोस्तों। बैंक की जिम्मेदारी है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए, डेप्ट रिकवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, कि एनपीए बन रहा है उसके पहले ही आपको एक्शन के अंदर आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। इसके अंदर आप ये भी बात कर सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का क्या रोल है, इसके अंदर आप जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है उसका क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, जो मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है, इसके बारे में आपने टच अपॉन करा। फिर आपको कंक्लूजन देने का प्रयास करना चाहिए, अगेन आपको कॉल टू एक्शन देना चाहिए कि पॉजिटिव स्टेप्स लेना जरूरी है, एड्रेस करना जरूरी है, स्टेबिलिटी लाने के लिए एड्रेस करना इस प्रॉब्लम को जरूरी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो कि आपको इस एसे के अंदर रखने चाहिए। उसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन का डिटेल्ड सबसेक्शनल एनालिसिस, सबसेक्शंस मैंने आपको यहां पर दिए हैं। यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन, फिर आप बताइए कि इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर प्रॉब्लम कहां है, क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए विवश है, मजबूर है। तो हम इसलिए विवश मजबूर है क्योंकि हमारे पास रैपिड अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है दोस्तों, और ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं वेरियस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग रहे हैं। हर प्रकार का पोल्यूशन इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये प्रकार की डिबेट क्यों है, राइट, कि क्यों का या तो हम इस डायरेक्शन में चल चले या इस डायरेक्शन में चल चले, इस प्रकार की डिबेट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा और फिर आपको समझाना पड़ेगा कि बैलेंस लेकर आना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स इसके लिए क्या रहे हैं, सच एज एनएपीसीसी हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव भारत सरकार ने एज वेल एज आपके स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है इन टर्म्स ऑफ लेटर से एडवोकेसी, एजुकेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, राइट। तो सिविल सोसाइटी क्या प्रकार से एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, केस स्टडीज कुछ आप बता सकते हैं क्या, चिपको मूवमेंट तो सब लोग बताएंगे, कुछ आप चिपको मूवमेंट के अलावा भी और कुछ आप बता सकते हैं क्या। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉर्पोरेट्स क्या कर सकते हैं, कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कैसे वो अपने सरप्लस को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन जिसके अंदर हमारे लिए जो है सारी चीजें एक सकारात्मक रूप से सॉल्व हो सके। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको देने की कोशिश करनी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक व्यक्ति बात करेगा, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ 2-3 केस स्टडी आप बता सकते हैं क्या, छोटी छोटी केस स्टडी आप बता सकते हैं क्या, तो उससे डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा। और फिर आएगा आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर अगेन आपको कॉल टू एक्शन देना है, राइट, जिसमें आपको बताना है कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल्स, एवरीबॉडी हैज टू कम टुगेदर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन इन इंडिया। मोदी जी ने कई सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारा भाषण दिया दोस्तों, इसके ऊपर लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह की भी बातें करी, तो आप भी कुछ इस प्रकार की बातें करके आइए, कंक्लूजन के अंदर अच्छी अच्छी बातें करके आइए, तो ये सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। उसी
प्रकार से अग्रेरियन डिस्ट्रेस वाला टॉपिक है, इसको मैं स्किप कर देता हूं, आपको समझा देता हूं कि आपको इसमें क्या क्या बताना है दोस्तों, कि आप अग्रेरियन डिस्ट्रेस को मेजर कैसे करेंगे, अग्रेरियन डिस्ट्रेस का डेफिनेशन क्या, अग्रेरियन डिस्ट्रेस का प्रूफ क्या है, कौन से इंडिकेटर से समझ में आता है कि हाँ भैया अग्रेरियन डिस्ट्रेस है। तो पहले उन इंडिकेटर्स के बारे में, उस प्रूफ के बारे में बात करेंगे कि हाँ भैया अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, आपको मालूम है अग्रेरियन डिस्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, और आपको ये भी मालूम है कि अग्रेरियन डिस्ट्रेस को कैसे खोज के निकालना है, फिर उसके कॉजेज, उसका इंपैक्ट, उससे रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी, और प्यारा सा कंक्लूजन। तो जाके अग्रेरियन डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम टैकल हो जाता है। अगर आपने अग्रेरियन डिस्ट्रेस की स्टैटिस्टिक्स ही नहीं दी है, बताया ही नहीं है अग्रेरियन डिस्ट्रेस, तो डेप्थ में देखेंगे आप, सुसाइड के अंदर देखेंगे, फार्मर फार्मिंग नहीं करना चाहता उसके अंदर देखेंगे, फार्मर की इनकम नहीं बढ़ने लग रही उसके अंदर देखेंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अगर आपने सरकार की स्कीमों के बारे में बात नहीं करी है तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि सरकार कोशिश कर रही है। अगर आपने कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स के माध्यम से कुछ नहीं बताया है तो फिर एग्जाम में जो है आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने आपके आ सकते हैं, राइट। तो मैं बहुत अच्छे नंबर आपके लिए चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मूविंग अहेड टू सेक्शन बी वाले टॉपिक्स दोस्तों, तो मेंटल स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है, जो यूथ वाला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो डिफाइन करिए मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल स्ट्रेस, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मेंटल स्ट्रेस इन द 21st सेंचुरी। ओवरव्यू देने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप बात करने वाले हैं कि जो करंट स्टेटस है मेंटल स्ट्रेस का वो थोड़ा सा चिंताजनक है, उसके कॉजेज हल्के से आपको बताने हैं, कंसिक्वेंसेज बताने हैं, और उसका इंपैक्ट क्या है। तो बेसिकली जब आप ओवरव्यू दे रहे हैं, किसी भी ऐसे के अंदर ओवरव्यू दे रहे हैं, तो आप इस ओवरव्यू के माध्यम से आप यही बताने लग रहे हैं कि आप आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरव्यू पढ़ के एग्जामिनर को अच्छा लगता है, उसको एक पॉजिटिविटी आती है, उसको एक विश्वास आता है कि यू आर गोइंग टू गाइड द एग्जामिनर इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों। तो रीजंस फॉर इंक्रीजिंग मेंटल स्ट्रेस क्या, फिर उसको आप एक्सप्लोर करेंगे कि एकेडमिक प्रेशर है क्या, सोशल मीडिया है क्या, देखा देखी है क्या, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है क्या, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी है क्या, क्या रीजन है, इनइक्वालिटी है क्या, राइट, क्या रीजन है मेंटल स्ट्रेस का अमंग यूथ, आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि उसका इंपैक्ट क्या है, लाइफ के ऊपर इंपैक्ट क्या है, एकेडमिक्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है, रिलेशनशिप्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है, सुसाइड की तरफ, सेल्फ हार्म की तरफ किसी को पुश कर दिया जाता है, राइट, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, ओवरऑल हेल्थ खराब हो जाती है, एटीट्यूड खराब होने लग जाता है। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑन यूथ, ये आपको बताना है। वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बिना आंसर कंप्लीट होगा नहीं, तो उसके बारे में बात करनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या रोल प्ले करना चाहिए, टीचर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए, जो कोचेज है उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, जो स्कूल के हेड्स या मैनेजमेंट्स हैं उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, के बारे में बात करे बिना आंसर अधूरा रहेगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में थोड़ी सी बात करनी रहेगी कि फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पेरेंट्स को कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको इग्नोर करा जा सकता है। और फिर आपको कंक्लूजन देने का प्रयास करना चाहिए। अगेन उसके अंदर आपको एक कॉल टू एक्शन देना चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फैमिलीज हो, चाहे कम्युनिटीज हो, दे नीड टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर, तब जाके प्रॉब्लम को हम टैकल करवा पाएंगे दोस्तों। स्पोर्ट्स वाला टॉपिक अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो अगेन अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। क्या आप बताइए स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, बैकग्राउंड दीजिए स्पोर्ट्स का कि इंडियन सोसाइटी के अंदर स्पोर्ट्स हमेशा से था, कुछ स्पोर्ट्स की स्टोरीज लिख दीजिए, कुछ स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड बता दीजिए, कुछ हिस्ट्री बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। फिर आप ओवरव्यू दे दीजिए कि आप नीचे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बता दीजिए कि आप रोल ऑफ स्पोर्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, इंडिविजुअल्स के लिए कैसे वो इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटीज के लिए कैसे वो इंपॉर्टेंट है, राइट, मेंटल फिजिकल वेलबींग के लिए कैसे वो इंपॉर्टेंट है, और वेरियस डायमेंशन जो आप कवर करने वाले हो वो आप सारे ओवरव्यू के अंदर बता दीजिए। फिर आप एक एक डायमेंशन उठा के एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे वो हेल्पफुल है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल टीम वर्क सिखाता है, लीडरशिप स्किल्स सिखाता है, सेल्फ एस्टीम सिखाता है, कैसे हेल्पफुल है। फिजिकल हेल्थ के लिए वो कैसे हेल्पफुल है, राइट, क्रोनिक डिजीजेस को, फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करने के अंदर, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने में स्पोर्ट्स कैसे हेल्पफुल है। स्पोर्ट्स एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए कि कैसे वो रिलैक्सेशन देने में मदद करता है, मूड को इंप्रूव करने में मदद करता है, वेलबींग को लाने में मदद करता है, राइट। सोशल इंटरेक्शंस करवाता है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन कम्युनिटीज बनाता है, सोशल इंक्लूजन में हेल्प करता है। इसके अंदर जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी झुंड, उसका एग्जांपल दे दीजिए। टीम वर्क के बारे में हमारे को अच्छी बातें सिखाता है, जैसे चक दे इंडिया के माध्यम से हमारे को सिखाई गई थी। कुछ बॉलीवुड की मूवीज के बारे में बता दीजिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आई है दोस्तों। स्पोर्ट्स एज अ करियर बहुत सारे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते थे, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, कोचिंग के अंदर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर, आईपीएल एक्सेट्रा के अंदर, प्रीमियर लीग जो वेरियस वेरियस प्रकार के स्पोर्ट्स के अंदर आ गई है उसके अंदर। एंड फाइनली आप कंक्लूजन देने का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों, एक बता सकते हैं दोस्तों कि स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पर्सनैलिटी के हिसाब से, वेरियस प्रकार के बेनिफिट है, ना केवल इंडिविजुअल के बट ऑल्सो फॉर कम्युनिटीज के लिए, एज वेल एज फॉर द एंटायर सोसाइटी एज अ होल। तो ये सारे डायमेंशंस को आपको टच करने की कोशिश यहाँ पर करनी है।
फिर उसके बाद अगर आप ये रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एनहांसिंग कंट्रीज ओवरऑल इमेज वर्ल्ड वाइड को आप टैकल करवा रहे हैं, तो इंडियन डायस्पोरा कौन है, कहाँ है, किधर है, क्या उसका नंबर है, राइट, ये बताए बिना आपका टॉपिक अधूरा रह जाता है दोस्तों। तो ये बहुत सारा डिटेल आपको इंडियन डायस्पोरा का स्टार्टिंग के अंदर ही डाल देना चाहिए। फिर आपको ओवरव्यू देना चाहिए कि आप नीचे क्या क्या कवर करवाने वाले हैं दोस्तों। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू द ग्लोबल कम्युनिटी, क्योंकि हमारी इमेज तो वो तभी से इंप्रूव करेंगे ना जब उनकी खुद की इंप्रूव इमेज, उनका खुद का कुछ अच्छा करा हुआ होगा। तो वो क्या कंट्रीब्यूट करने लग रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे कि वो कैसे हमारे कंट्री की इमेज को एनहांस कर सकते हैं, कैसे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एनहांस कर सकते हैं, कैसे हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक कंक्लूजन देने का प्रयास यहाँ पर करना है। और लास्ट टॉपिक जिसको अगेन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इजी सा टॉपिक है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन करिए, ओवरव्यू दीजिए कि क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्या थ्रेट्स है कन्वेंशनल फार्मिंग के। तो ऑब्वियस ही बात है, इससे प्रूव हो जाएगा कि ये बून है, बेन नहीं है, राइट। इंपैक्ट क्या होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो पॉजिटिव ही इंपैक्ट होगा, तो कुछ केस स्टडी के माध्यम से बता दीजिए। चैलेंजेस क्या रहे हैं अडॉप्ट करने के अंदर, तो ये हमारे को थोड़ा सा हेल्प करेगा टॉपिक को बैलेंस करने के अंदर, क्योंकि जितना ये थियोरेटिकली एडवांटेजियस है उतना ही प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। तो चैलेंजेस बताइए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताइए, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन बताइए कि कन्वेंशनल फार्मिंग को पूरा पूरा उठा के बाहर नहीं फेंका जा सकता और ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करी जा सकती है, लेकिन जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करवा सकते हैं, जितने भी एरियाज के अंदर करवा सकते हैं, जितने भी डायमेंशन एटलीस्ट के अंदर हम करवा सकते हैं, उतना हमारे को करवाने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो ये बैलेंस प्रकार का आपका एंडिंग हो सकती है। तो व्हाट आर द टेक अवेज, व्हाट आर द लेसन्स दोस्तों, राइट। तो मोस्टली स्पीकिंग टॉपिक्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आपको फ्रेश प्रिपरेशन हर एक अटेम्प्ट के लिए करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी यही कहा था, अभी भी यही कहूंगा दोस्तों। टॉपिक्स जो पिकअप करे जाने लग रहे हैं वो ब्रॉड थीम्स के अंदर से पिकअप करे जा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, यूथ हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, राइट, विमेन इश्यूज हुए, राइट। ये ब्रॉड थीम्स है, एनवायरमेंट हुआ, ये ब्रॉड थीम्स है, तो यहां पर से टॉपिक पिकअप करे जा रहे हैं। तो अगर आप थीमेटिकली प्रिपेयर करते हैं, हर एक पीवाईक्यू जो उस थीम के अंदर से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस थीम के अंदर से पूछा गया है, अगर आप उसको टैकल कर लेते तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। टॉपिक्स जो कि पिकअप करे जाने लग रहे हैं वो कई बार करंट अफेयर्स के टॉपिक स्ट्रेट अवे से एसोसिएटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पर होते हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो एनपीए का क्वेश्चन उसने हवा में से नहीं निकाला है, एनपीए क्वेश्चन उसने इसलिए निकाला है क्योंकि एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल करंट अफेयर्स न्यूज में था, इसीलिए उसने एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल को ध्यान में रखते हुए एनपीए के बारे में आपसे बात करवाई है दोस्तों, राइट। तो करंट अफेयर्स के जो बहुत ही बहुत ही फोकलाइज्ड और बहुत ही स्पेशलाइज्ड टॉपिक होते हैं, उनके ऊपर अच्छे से फोकस देना, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करना भी आपको ऐसे राइटिंग के अंदर मदद करेगा। आपकी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप आसानी से 2 ऐसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अपनी ऐसे को स्ट्रेंथन कर पाएंगे दोस्तों, राइट। टॉपिक जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसा नहीं कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 900 वर्ड्स उस टॉपिक के ऊपर लिखना, 1000 वर्ड्स, 1100 वर्ड्स उस टॉपिक के ऊपर लिखना इज नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। लिख तो आप कुछ भी देंगे लेकिन अच्छे वर्ड लिखना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। इसीलिए जो है आपके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बार बार में कह रहा हूं और लास्ट टाइम कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, गोल्स, इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस, एक्सपर्ट ओपिनियंस, केस स्टडीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास होना चाहिए। अगर ये है तो ये वैल्यू एडेड कंटेंट है, आपके ऐसे के अंदर मार्क्स खींचने के अंदर आपको मदद देगा, आपके ऐसे को सुंदर बनाने के अंदर मदद देगा। अगर ये नहीं है तो आपका ऐसे एट बेस्ट एवरेज ऐसे रहेगा, एट बेस्ट एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों ऐसे इसके अंदर आपके पास अबव एवरेज मार्क्स रहने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि थीम्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के सामने यहां पर प्रूव करके दिखाता हूं दोस्तों कि देखिए आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जनरली तो टॉपिक रिपीट नहीं होता है, लेकिन किसी का नसीब बहुत अच्छा है तो वो देखिएगा कि अग्रेरियन डिस्ट्रेस का टॉपिक 2017 में भी पूछा था और यही टॉपिक को रिपीट कर दिया 2022 के अंदर, बट उसके अलावा टॉपिक को रिपीट नहीं करा गया है। तो आप तुरंत से जो है नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि ये इकोनॉमी के टॉपिक्स कवर करवा दिए गए हैं। एटलीस्ट इसको पढ़ के चले जाओ कि बाय मिस्टेक कोई भी रिपीट हो गया तो हमारे को अच्छा लगेगा, और अगर रिपीट नहीं हुआ तो ये टॉपिक्स को तैयार करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे को कैसे तैयार करा जाता है दोस्तों, राइट। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करवाया गया है। एग्जाम इजी नहीं है दोस्तों, चिंदी मिंदी चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अच्छे वाले क्वेश्चन पूछने लग रहा है दोस्तों, राइट। उसके बाद अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस की थीम देखेंगे दोस्तों ओवर द ईयर, तो इस साल तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर से कोई टॉपिक आया नहीं है डायरेक्टली अगर आप देखेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में काफी अच्छे टॉपिक्स पूछे गए रिगार्डिंग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, कश्मीर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फ्रीडम वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ड्रॉबैक एज वेल एज नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट। इस बार नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट की जगह नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों,
राइट। उसके बाद सोसाइटल इश्यूज आप देख सकते हैं 2016 के अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक उठाया गया था और 2022 के अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक उठाया गया था। क्या मालूम अगली बार वापस से गरीबी से रिलेटेड टॉपिक उठा ले, अगली बार इंटॉलरेंस से रिलेटेड टॉपिक उठा ले, अगर अगली बार अडेप्टेबिलिटी इंक्लूसिवनेस से रिलेटेड उठा ले, ऑनर किलिंग से रिलेटेड उठा ले, राइट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है लेकिन रिलेशंस कमजोर हो रहे हैं, इससे रिलेटेड उठा ले, या फिर हमारी एजिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड उठा ले। तो मेरा आपको अगेन एम्फोसिस यही रहेगा कि इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करके चाहिए अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड अदर टॉपिक्स, क्योंकि क्या कब उठाएगा कैसे उठाएगा हमें नहीं मालूम है दोस्तों। तो जितनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हम कर सके उतना ज्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो ये नया ट्रेंड है, इमर्जिंग ट्रेंड है, राइट। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी अपना जो आपका एचपीएस एग्जामिनेशन बॉडी है वो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस बना बना के देने लग रहा है दोस्तों, राइट। सो काफी अच्छे काफी थीमेटिक क्वेश्चंस दे रहा है दोस्तों। बहुत बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है इन टॉपिक्स को हैंडल करना मेरे हिसाब से। तो कोई भी टॉपिक को हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, राइट। तो अगर आपको नहीं आते तो आप इसको पूरा ही छोड़ दीजिए कि हाँ भैया एक इंटरनेशनल का टॉपिक आएगा मैं छोड़ने वाला हूं। लेकिन अगर आपका फेवरेट एरिया, अगर आपका ऑप्शनल वाला एरिया है तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, फिर उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड के अंदर बैठना चाहते हो, जिस भी बोर्ड के अंदर आप बैठना चाहते हैं आप बैठ जाइए दोस्तों। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट घिसा पिटा टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर लिखना भी आसान है, राइट। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, राइट, इको टूरिज्म, आपके एचपी के इको टूरिज्म वाले जो सब टॉपिक है जीएस3 के अंदर उससे सीधा सीधा मेल ये खाता है। वर्ल्ड वाइड स्केर्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, रिवर इंटरलिंकिंग, तो ये वाले टॉपिक्स को तो मिनिमम तैयार कर ही लीजिए। तैयार करते करते आपको बहुत सारा जीएस भी तैयार हो जाएगा, साथ साथ में आपको अगर फ्यूचर के अंदर काम आता है तो ये भी काम आ जाएगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक को भी अब कवर करवा लिया है, राइट। तो इतनी अगर आप प्रिपरेशन कर लेते तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से डायमेंशन के अंदर और थोड़ा सा जाने की जरूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस बार कोई टॉपिक पूछा नहीं था, लेकिन ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, हर साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने लग रहा था। टेक्नोलॉजी का नेगेटिव रोल क्या है 2016 के अंदर पूछा था, कंप्यूटर मेमोरी वर्सेस ह्यूमन मेमोरी 17 में पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 में पूछा था। एंड देयर इज अ वेरी सीरियस पॉसिबिलिटी कि अगली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वापस से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नाम की दोस्तों, राइट। तो आप उस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। एजुकेशन एथिक्स एक नया इमर्जिंग ट्रेंड है, इस बार तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं 16, 17, 18 में टॉपिक्स आए थे, राइट। 19 में भी टॉपिक आया था। यूथ रिलेटेड थीम को वापस से रिवाइव करा गया है। आप देख सकते हैं 2022 के अंदर मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया था। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करी चुकी है, स्किलिंग के बारे में बात कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं, मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात कर चुके हैं। ये डायमेंशंस को आप कवर कर लीजिए 2023 के अंदर या 24 के अंदर वापस से अगर यूथ से रिलेटेड टॉपिक उठकर आते तो आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक थीम बनाई जाने लग रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों 16, 17, 22 के अंदर आपको दिखने लग रहा है कि विमेन इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में बात करी गई है, रिप्लेस द कल्चर ऑफ क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देने के बारे में बात करी गई है। एंड अब 2022 के अंदर की स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी एक थीम इमर्ज होने लग रही है। कुछ एक आध दो टॉपिक है जो मैं किधर भी प्लेस नहीं कर सकता, तो उसको मैंने मिसलेनियस के अंदर प्लेस करा हुआ है, जैसे कि हेल्थ एंड हाइजीन वाला जो 2020 का ये टॉपिक था दोस्तों, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस करवा दिया है। अब हमने कैसे मदद करी दोस्तों, राइट। आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे हमारा हिमाचल प्रदेश का एसए टेस्ट नंबर 1 जो कि हमने कंडक्ट करवा दिया है दोस्तों, राइट। जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया वो जानते हैं, हमने एक टॉपिक दिया था न्यू वुमेन मिथ और रियलिटी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये न्यू वुमेन मिथ और रियलिटी, न्यू वुमेन मिथ और रियलिटी के ऊपर बहुत सारे एसेज लिखे हैं। तो एसेंशियली जब आप न्यू वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, मिथ और रियलिटी टॉपिक के बारे में बात करें, तो आप एसेंशियली समझ जाते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस वुमेन ने फेस करे, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, राइट। तो जो टॉपिक हमने दिया था न्यू वुमेन मिथ और रियलिटी, न्यू वुमेन यानी कि एम्पावर्ड है ना, अवेयर, एजुकेटेड, अर्निंग एंड इनकम, राइट। जो बोलते हैं ना नारी शक्ति का जो स्वरूप है, दैट इज न्यू वुमेन, राइट। तो नारी शक्ति का जो ऐसे अगर आपने लिख दिया है तो आपके लिए ऐसे लिखना बहुत आसान है। तो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर ये टॉपिक था, कई सारे स्टूडेंट्स ने लिखा भी था, प्रैक्टिस भी करी थी, उनके पेपर्स को भी चेक करा था, मैंने ही चेक करा था दोस्तों, सारे पेपर्स के अंदर डिटेल्ड सजेशन भी दिए थे। तो हम सारी चीजें कर रहे हैं आपके लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला टॉपिक को हमने इकोनॉमिक्स वैल्यू एड लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करवाया था अंडर द टॉपिक ऑफ बैड बैंक्स, क्योंकि मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर्स को कवर करवाएंगे ही बच्चों का, तो इन डेप्थ एनपीए को भी कवर करवाया था जब हमने बैड बैंक्स के बारे में बात करी थी। अग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया कॉजेज एंड रेमेडीज वाला अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना था, तो जो हमारे इकोनॉमिक्स वैल्यू एड लेक्चर नंबर 1 था, मेंस एग्जामिनेशन के पहले जो वैल्यू एडेड लेक्चर्स हमने दिए थे बच्चों को वैल्यू एडिशन के हिसाब से, राइट। तो उस वैल्यू एड लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने
पूरे 2 से 2 घंटे तक का डिस्कशन करता केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस प्रकार के टॉपिक्स का। वो लेक्चर को अगर आपने देख रखा तो आपको बहुत सारे एग्रेरियन डिस्ट्रेस, उनके कॉजेज और उनके रेमेडीज आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने आ जाएंगे दोस्तों। इतने सारे हमने उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करवाया था। हर एक टॉपिक में एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन ऑब्वियसली आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप वो सारी डिस्कशन को यूज करके एक ऐसे बना सकते हैं, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बून है या बेन है फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो हमारा जो एचपीएस का ऐसे टेस्ट नंबर 1 था, तो उसके अंदर मैंने डायरेक्ट ये टॉपिक ही दिया था, राइज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया दोस्तों, राइट। तो क्वाइट नेचुरली आपकी तैयारी थी, आपको सिर्फ बायोडाइवर्सिटी वाले एंगल से थोड़ा सा घुमा के उसको लिख देना था, राइट। और नेचुरल फार्मिंग एज अ टॉपिक को इन डेप्थ मैंने डिस्कस करवाया था इकोनॉमिक्स वैल्यू एडेड लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर कि कैसे 4 आउट ऑफ 8 टॉपिक्स जो 2022 के एसए के अंदर पूछे गए थे, एसए पेपर के अंदर पूछे गए थे, उसकी तैयारी जो सिविल स्टैफ हिमाचल का स्टूडेंट है उसकी बहुत शानदार लेवल के ऊपर मैंने करवाई थी दोस्तों। लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स जो कि दिए थे, ऐसा नहीं है कि संसार भर के लेक्चर्स लेकर आपके ऊपर फेंक दिए और आपको बोला कि हमने तो सब कुछ तैयार करके भेज दिया था, वैसे नहीं था। जो फोकस स्पेसिफिक फ्यू नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड टेस्ट जो कि हमने आपके करवाए थे, जो कि जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके माध्यम से मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूं कि हमने आपकी मदद करी थी और अगले साल भी मदद करेंगे और हर साल आपकी मदद करेंगे, ये हमारा काम है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।